स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप घर में सुरक्षित होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें लास्ट में हमने आपको दो शब्द बोले थे, वो थे चिरसम्मत भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स और आधुनिक भौतिकी यानी नवीन भौतिकी, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो ये क्या होती हैं, यहीं से स्टार्टिंग करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं चिरसम्मत भौतिकी से। चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी जिसे हम लोग बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स क्या होती है? हमने आपको बताया था कि जो हमारी पुरानी भौतिकी होती है, इस तरह से समझो, जो हम लोग पुराने समय में पढ़ते थे जिस चीज़ का अध्ययन, वो क्या थी? हमारी क्लासिकल फिजिक्स थी। और क्लासिकल फिजिक्स के बाद जब मॉडर्न फिजिक्स आई तो जो हमारे पुराने वैज्ञानिक थे और पुरानी धारणा के जो लोग थे, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे कि जब हमारे आइंस्टीन वैज्ञानिक जो थे, जब उन्होंने अपना E=mc² का फॉर्मूला दिया था, तब क्या था कि लोगों ने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया था। लेकिन आज की डेट में हम लोग उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। तो अर्थात कहें कि चिरसम्मत भौतिकी जो पुराने समय की भौतिकी थी, जिस तरह हम पढ़ते थे, वो क्या थी? हमारी चिरसम्मत भौतिकी थी। तो क्या जो पुरानी थी उसको हम लोगों ने पूरी तरह से छोड़ दिया है? तो नहीं। जब कोई भी नई चीज़ बनती है, हमने बताया था आपको कि कपड़ों के बारे में कल एक एग्जाम्पल दिया था कि क्लासिकल क्लॉथ्स होते हैं, जैसे कुर्ता पजामा हुआ, और जो हमारे मॉडर्न कपड़े होते हैं जीन्स टी शर्ट। लेकिन जो क्लासिकल कपड़े होते हैं उन्हीं में कुछ सुधार करके हम लोग क्या करते हैं? मॉडर्न बनाते हैं। अर्थात जो हमारी पुरानी फिजिक्स थी वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो हमारी मॉडर्न फिजिक्स थी वो भी क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम लोगों को उस खंड में भी पढ़ना पड़ेगा कि पुराने समय में हम क्या पढ़ते थे और आज के समय में क्या पढ़ते हैं। इस तरह से हमारी थिंकिंग भी डेवलप होगी, किस तरह से हमारी चीज़ें बदली हैं, और पहले के लोग किस तरह रहते थे, किस तरह सोचते थे, और आज के लोग किस तरह सोचते हैं। ठीक है। तो कोई पुराना आविष्कार हुआ, उसमें कुछ सुधार करके नया आविष्कार हुआ। अर्थात हम लोगों को क्लासिकल फिजिक्स भी पढ़नी है और मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं। क्लासिकल फिजिक्स क्या थी? तो क्लासिकल फिजिक्स वो फिजिक्स थी जिसमें हम लोग द्रव्य तथा ऊर्जा को, किसको? द्रव्य तथा ऊर्जा को अलग अलग रूप मानते थे। और हम कहें कि चिरसम्मत भौतिकी जो है उसको हम लोगों को ज़्यादा पढ़ना है, बल्कि मॉडर्न फिजिक्स को कम पढ़ना है। ठीक है। एक्चुअली उपयोगी मॉडर्न फिजिक्स ज़्यादा है, लेकिन पढ़ना हम लोगों को किसको ज़्यादा है? चिरसम्मत भौतिकी ही ज़्यादातर आएगी। तो क्या बोलते थे कि द्रव्य यानी द्रव्यमान और ऊर्जा को इस भौतिकी में हम लोग अलग अलग मानते थे कि ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। तो सर वो तो अलग अलग हैं, अलग अलग नहीं है। आज की डेट में क्या है? ये प्रूव हो चुका है कि जो हमारा द्रव्यमान है और जो ऊर्जा है वो अलग अलग नहीं बल्कि एक ही रूप हैं। आइंस्टीन ने ये कहा था कि जो द्रव्यमान है वो ऊर्जा का ही एक रूप है, और वो जो फिजिक्स बनी उस इक्वेशन को लेके एक जो अलग फिजिक्स तैयार होगी उसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। तो पहले चिरसम्मत भौतिकी का हम लोग क्या देंगे? हम लोग कहेंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य बोलें तो पदार्थ बोलें तो द्रव्यमान। ठीक है। द्रव्य से आप लोगों को द्रव्यमान का अनुमान लगाना है कि द्रव्य जो है वो द्रव्यमान ही है, जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा को अलग अलग माना जाता है। क्या माना जाता है? हमारा द्रव्य है तथा ऊर्जा है, इसको अलग अलग माना जाता है
तथा यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। और एक और रूल है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। यहाँ पे दो सिद्धांत आते हैं। तीसरा यहाँ पे एक चीज़ और है, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, हम लोगों को एक पढ़ना है संरक्षण सिद्धांत करके एक टॉपिक पढ़ेंगे, आज के ही लेक्चर में पढ़ेंगे। तो उसमें हम लोगों को ये ऊर्जा संरक्षण द्रव्यमान संरक्षण के बारे में पढ़ना है। तो ये यहाँ का वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो यहाँ उसको नहीं बता रहे हैं, वहाँ पे बताएंगे, ठीक है, आगे चल के बता रहे हैं। तो क्या है कि यहाँ पे द्रव्यमान और ऊर्जा को अलग अलग कह रहे हैं, और ऊर्जा को भी नष्ट नहीं कर रहे हैं और द्रव्यमान को भी नष्ट नहीं कर रहे हैं। और मॉडर्न फिजिक्स में क्या होगा कि द्रव्यमान को नष्ट करके हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे, वो एनर्जी को कन्वर्ट करके द्रव्यमान में कन्वर्ट कर लेंगे, हमारी मॉडर्न फिजिक्स होगी। यहाँ पे एक चीज़ और है कि किसी वस्तु में अगर हमको संवेग परिवर्तन करना है या संवेग उत्पन्न करना है, तो उसके लिए क्या होगा कि हमें बाह्य बल लगाना पड़ेगा। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। संवेग, आप लोग संवेग के आगे परिभाषा लिख लीजिए। अभी से कुछ जो है टर्म पता रहेंगे तो आपको क्या होगा, आगे दिक्कत नहीं होगी। और जो हमारा चैप्टर है, हमने शुरुआत में बताया था कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हर टर्म जो हमारा फिजिक्स में आने वाला है लगभग एक आध बार रिपीट जरूर होगा। और जब आप लोग उसको सुने रहेंगे और आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे संवेग के बारे में जानेंगे, क्या होता है, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। अर्थात P = m और v, जहाँ पे P क्या है, संवेग है, m द्रव्यमान तथा v क्या है, वेग है। इतना आप लोग समझ गए। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि संवेग को अगर उत्पन्न करना है या परिवर्तन करना है तो हमें द्रव्यमान में कोई बाह्य बल लगाना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पे देखो, संवेग के फॉर्मूले में द्रव्यमान आ रहा है, अर्थात द्रव्यमान के बिना संवेग है ही नहीं। अगर जहाँ द्रव्यमान नहीं है हम लोग बल कहाँ से लगाएंगे? जब वस्तु में वेग नहीं होगा तो संवेग कहाँ से होगा? यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को मानते हैं, ठीक है, कि संवेग होने के लिए द्रव्यमान अति आवश्यक है। देखो फॉर्मूला में सीधा सीधा दिख रहा है, द्रव्यमान हमारी कैसी है, मूल राशि है, और वेग क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। यानी मीटर भी मूल राशि है और सेकंड भी मूल राशि है। कि अगर हम लोग इसको ज़्यादातर तोड़ सकें तो कितने में तोड़ेंगे, m × मीटर को किस में तोड़ेंगे, दूरी में, और सेकंड को t में। इतने 3 खंडों में तोड़ सकते हैं इस फॉर्मूले को। इससे ज़्यादा इसको तोड़ भी नहीं सकते क्योंकि मूल राशि है। तो फिर क्या है कि मतलब असंभव है कि बिना द्रव्यमान के संवेग नहीं होगा। एक बात हो गई यहाँ पे, किसमें, चिरसम्मत भौतिकी में, कि बिना द्रव्यमान के संवेग नहीं होगा। ये हमारी चिरसम्मत भौतिकी कहती है, ठीक है। अब इतना आप लोग समझ गए, इसको लिख लीजिए। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर आगे आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लेनी है। कमेंट भी कर देंगे, जो भी आपको टर्म समझ में ना आए उसके बारे में आप लोग कमेंट भी कर देंगे, तो उस पर आपका रिप्लाई दिया जाएगा। तो क्या है कि P = mv हम लोगों का फॉर्मूला आ गया। इसका मात्रक क्या होगा, संवेग का मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, ऐसा ही मात्रक, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। आगे बढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। इतना आप लोग समझ गए, मॉडर्न फिजिक्स में बढ़ते हैं। इसमें एक लाइन लिख लेंगे नीचे नोट करके कि चिरसम्मत यानी क्लासिकल भौतिकी में हम लोगों को अगर संवेग कहीं दिखाई देता है तो संवेग के लिए क्या सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है, द्रव्यमान। जब तक द्रव्यमान नहीं होगा संवेग नहीं होगा। अब आते हैं मॉडर्न फिजिक्स में यानी आधुनिक भौतिकी में। किसमें, आधुनिक भौतिकी में। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स क्या होती है? मॉडर्न फिजिक्स में हम लोगों को क्या जानना है, डिफिनीशन क्या देनी है कि इसमें द्रव्यमान तथा ऊर्जा दोनों एक ही रूप में माने जाते हैं। यानी द्रव्यमान को ऊर्जा में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं और ऊर्जा को द्रव्यमान में। तो परिभाषा क्या लिख लेंगे कि यहाँ द्रव्य
तथा ऊर्जा अलग अलग कारक नहीं है, अलग अलग कारक नहीं है, या बोलें तो अलग अलग भौतिक राशियां नहीं हैं। द्रव्यमान और हमारा जो एनर्जी है वो अलग अलग क्या नहीं है, भौतिक राशियां नहीं हैं। इसका E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये इसका क्या है, प्रूव है। यहाँ पे C क्या है, C है स्पीड ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की चाल। और प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। हमने क्या कहा, कोई भी भौतिक राशि अगर हम लोग उसका मापन करते हैं तो निर्वात में ही सबसे पहले करेंगे। तो जो प्रकाश की चाल है किसकी है, निर्वात की है। मीडियम में इसकी चाल कम हो जाती है, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ द्रव्य तथा ऊर्जा अलग अलग कारक नहीं है। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर यहाँ पे प्रूव हो गया। E एनर्जी है, M क्या है, द्रव्यमान है। अब एक सबसे बड़ी बात है, वहाँ पे एक संवेग वाली हमने बात क्यों बताई थी कि जहाँ संवेग होगा वहाँ द्रव्यमान होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक फोटोन जो हम लोग मानते हैं, फोटोन क्या होता है, एनर्जी का पैकेट। फोटोन एक शब्द आया, वो क्या होता है, एनर्जी का पैकेट मान लो एक तरह से, ठीक है। वही लाइट फोटोन। इसमें क्या होता है, फोटोन में ब्राह्म द्रव्यमान शून्य होता है, अर्थात इसका द्रव्यमान नहीं होता, एनर्जी होती है। एनर्जी इतनी ज़्यादा मात्रा में होती है कि हमको लगता है कि उसमें द्रव्यमान होता है। और ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि उसमें संवेग होता है। संवेग के हिसाब से हम लोग अनुमान लगाते हैं कि उसमें द्रव्यमान है, एक्चुअली उसमें द्रव्यमान नहीं है। तो थिंकिंग आप लोग क्या सोच पा रहे हैं कि वहाँ संवेग तो है, क्योंकि संवेग से हम लोगों को अनुभव हो रहा है कि वहाँ द्रव्यमान है, और एक्चुअली द्रव्यमान नहीं है, सिर्फ संवेग है। फोटोन में क्या है, सिर्फ संवेग है, अर्थात संवेग के लिए यहाँ पे द्रव्यमान की आवश्यकता नहीं है। और उसके लिए एक फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू E/C, और E को हम लोग H न्यू भी बोलते हैं। न्यू क्या है यहाँ पे, ये V नहीं है, ये न्यू है, इसको आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। इसको लिख लेंगे आवृत्ति। और C तो हम लोग जानते ही हैं कि प्रकाश की चाल है। यहाँ पे एक शब्द और आया है H, तो H को आप लोग लिख लेंगे। H होता है प्लांक नियतांक। क्या होता है, प्लांक नियतांक। सिर्फ अभी लिख लेना, अगर फॉर्मूला याद करना है कि फोटोन के संवेग का फॉर्मूला है P इक्वल टू h/c, ठीक है। फोटोन के संवेग यहाँ पे लिख लेंगे, फोटोन का संवेग, फोटोन का संवेग क्या है, यहाँ पे ये P है हमारा, E/c h/c। ये कहाँ से आया है, क्यों आया है, आगे के सिलेबस में हम लोग इसको पढ़ेंगे, तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन है ये, ठीक है। तो उसको अगर यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो ये चैप्टर उसके लिए है भी नहीं। यहाँ पे वैसे ये आपको बताना भी नहीं था, लेकिन हमने आपको बता दिया कि आप लोग सोचें। प्लांक नियतांक की एक वैल्यू भी होती है 6.62 × 10⁻−34, ठीक है। प्लांक नियतांक की आप लोग वैल्यू लिख लेंगे, क्या होती है, 6.62 × 10⁻−34, ये प्लांक नियतांक की वैल्यू होती है, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग भौतिकी के नियम के बारे में। अर्थात अगर हम लोग कहें कि भौतिकी के जो सिद्धांत, जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो भौतिकी के नियम का, यानी भौतिकी के सिद्धांत का निर्माण विधि पढ़ेंगे। भौतिकी के सिद्धांत की निर्माण विधि,
और अलग अलग तरह से आपके अलग अलग क्वेश्चंस में आएगा कि भौतिकी की वैज्ञानिक विधि, किसी समस्या को हल करने की वैज्ञानिक विधि, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यहाँ पे हमने आपको क्या दी है हेडिंग कि भौतिकी के सिद्धांत की निर्माण विधि। सिद्धांत क्या होते हैं? जैसे एक सिद्धांत था कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये एक क्रम बता रहे हैं कि अगर आपको भी कोई ऐसा सिद्धांत देना है, पीएचडी करनी है बड़े लेवल पे, जब आप लोग जाएंगे अगर पीएचडी वगैरह करनी है तो किस हिसाब से हमको सोचना पड़ेगा, क्या क्या उसके पद रहेंगे, उन पदों के बारे में हमको जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या होती है, भौतिकी के सिद्धांत की निर्माण विधि क्या होती है कि वैज्ञानिकों के द्वारा सुविचारित, क्या वैज्ञानिकों के द्वारा सुविचारित, क्रमबद्ध तथा तर्कसंगत विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं या भौतिकी के सिद्धांत की निर्माण विधि कहते हैं। वहाँ पे हम लोग वैज्ञानिक विधि ही लिखेंगे। ठीक है, तो किसी समस्या को हल करने के लिए, देखो आगे लिखो, किसी समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा सुविचारित यानी अच्छे विचारों के द्वारा, किसके द्वारा? अच्छे विचारों के द्वारा सुविचारित, क्रमबद्ध यानी सिस्टमैटिक। हमेशा क्रम तो हर चीज में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, क्रम नहीं होगा तो क्या होगा, सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो क्रमबद्ध तथा तर्कसंगत यानी तर्क की कसौटी पे कसा हुआ। जब कोई चीज तर्क संगत होती है वही यथार्थ सत्य भी होती है। ठीक है, सत्य क्या होता है? तर्क संगत सत्य होता है। अगर कोई सत्य है तो वो तुम्हारे सारे आसपास के लोगों के जितने भी कुतर्क होंगे उनको क्या कर देगा, वो वहीं पे परास्त कर देगा। यानी तर्क संगत किसी भी चीज़ को होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो वैज्ञानिक विधि है, अब कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं। वैज्ञानिकों में जो आविष्कार होते हैं वो हमारे पूरे देश के लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। कई बार घातक भी सिद्ध हो जाते हैं। जैसे परमाणु बम बन गया तो क्या है, ये सब बहुत घातक हैं कि एक बम के द्वारा पूरे के पूरे शहर, जैसे बड़े बड़े जो है महानगर भी क्या हो जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे किसी एक व्यक्ति की छोटी सी सनक के कारण। इसीलिए क्या है कि ये सब घातक भी हैं। तो सुविचार, मन में अच्छे विचार होना बहुत ज़रूरी है किसी भी आविष्कार को करते समय। ठीक है, इस बात को समझो। तो सुविचारित, क्रमबद्ध, तर्कसंगत वैज्ञानिक विधि को, किसको? वैज्ञानिक विधि को क्रमबद्ध तर्कसंगत विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। तर्कसंगत विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। तर्कसंगत विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। वैज्ञानिक विधि कहते हैं। इसके मुख्य 4 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? इसके मुख्य